हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में जो है ज्वर चैप्टर ही अपना चल रहा था। तो आज जो है हम बात करेंगे विषम ज्वर की। बाकी ज्वर हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसकी चिकित्सा और सारे सिद्धांत अलग अलग ज्वर के सारा हम डिटेल में हमने पिछली दो क्लासों में बात की है। आज की क्लास में पढ़ते हैं हम विषम ज्वर। ठीक है, ये अलग से टॉपिक है आपका, और चूंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है और यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो बड़ा ही आएगा आपके एग्जाम में। 10 मार्क्स या 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा यहाँ से, क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ें। एक बार को आप ज्वर छोड़ोगे तो चलेगा, लेकिन आपको विषम ज्वर एग्जाम से पहले जरूर पढ़ना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं, चलिए टॉपिक को। सबसे पहले बात करते हैं इसकी निरुक्ति की। इसका नाम जो है विषम ज्वर क्यों पड़ा, उसकी बात करेंगे। विषम यानी कि उसके उत्पन्न होने का तरीका, पैटर्न, काल, सब कुछ उसका विषम है। यानी कि विषम हम किसको कहते हैं, जिसका कुछ अता पता ना हो, कभी भी आ जाए कभी भी चला जाए, है ना। मतलब कोई फिक्स जो है, एक ड्यूरेशन नहीं हो, उसको हम कहते हैं विषम। तो निरुक्ति क्या है? विषमो विषम आरंभ क्रिया कालो अनुसंगवान। यानी कि जिस ज्वर का आरंभ जो शुरू ही विषम तरीके से हो, जिसकी क्रिया भी विषम हो, जिसका काल भी विषम हो। यानी कि कभी तो जो है सिर से उत्पन्न हो रहा है, कभी पृष्ठ से हो रहा है, कभी सुबह आ रहा है, कभी रात को आ रहा है, कभी दिन में आ रहा है। तो जिसकी ये सारी चीज़ें विषम हो, विषम होने का मतलब एक ही चीज़ है कि कुछ फिक्स नहीं है, कहीं से भी शुरू हो सकता है। कई फीवर होते हैं, उनसे पहले बहुत ज़्यादा हेडेक होता है। कई फीवर होते हैं जिनसे पहले बहुत ज़्यादा बैक पेन होता है ना। तो वो सारे क्या है, कुछ फिक्स नहीं है, कहाँ से पेन होके शुरू होगा, कैसे होगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, विषम ज्वर कहते हैं। विषम क्रिया का क्या मतलब है कि कभी तो ठंड लग के आ रहा है, कभी जो है बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, गर्मी लग रही है, लेकिन फिर भी फीवर है। तो विषम क्रिया का मतलब है कि कभी शीत के साथ आ रहा है, कभी उष्णता के साथ आ रहा है। विषम काल का क्या मतलब है कि काल भी विषम हो, कभी तो दिन में 2 बार आ रहा है, कभी दिन में 1 बार आ रहा है, कभी एक दिन छोड़ के आ रहा है। तो मतलब कहने का वही है, ना तो टाइम फिक्स है, ना उसका पैटर्न फिक्स है, ना ही ये फिक्स है कि कहाँ पेन पहले होगा या कहाँ ज़्यादा होगा। वो सारी अगर चीज़ें हो रही हैं तो फीवर के अंदर, तो वो कौन सा फीवर है, विषम ज्वर। विषम ज्वर मुक्त होने के पश्चात पुनः आ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, मुक्तानुबंधी। ठीक है, मुक्तानुबंधित्व विषम ज्वर। यानी कि जैसे हमने कल पुनरावर्तक ज्वर पढ़ा था कि ज्वर मुक्त हुआ फिर वापस आ गया, तो उसको हम क्या कहते हैं, मुक्तानुबंधी विषम ज्वर कहते हैं। क्लियर है? आचार्य सुश्रुत ने बोला है कि जो विषम ज्वर जो होता है वो भूता विषम से भी होता है, और हमेशा जो विषम ज्वर है उनके अंदर आगंतुक कारण रहेंगे कि काम क्रोध की वजह से हो रहा है, या भूता विषम भूत प्रेत की वजह से होता है। तो वो जो एक कॉज है वो आचार्य सुश्रुत ने बताया है, कोई इसमें जो है खास बात नहीं है। बस आपको याद रखना है कि भूता विषम से ज्वर किसने बताया है, आचार्य सुश्रुत ने बताया है। फिर हम इसके निदान की बात करते हैं। निदान क्या रहेंगे, वही सेम जो आपको पहले ज्वर के निदान बताए थे, बस वही सेम है, कुछ अलग नहीं है। तो निदान भले ही आप इसके अलग से मत पढ़िएगा, एक बार देख लेते हैं बस कि ज्वर मुक्त होने पर या ज्वर ज्वर पीड़ित होने पर व्यायाम कर रहा है, गुरु भोजन कर रहा है, असात में भोजन कर रहा है, तो उस व्यक्ति को विषम ज्वर हो सकता है। जैसे वो रोग पढ़ते हैं ना अपन कि पांडु है किसी व्यक्ति को और वो फिर पित्तवर्धक पदार्थों का सेवन करे तो उस व्यक्ति को कामला हो जाता है। सेम वही चीज़ है कि ज्वर हो रहा है, फिर भी व्यक्ति क्या है, व्यायाम कर रहा है, गुरु असात में भोजन कर रहा है, तो वो ज्वर ही विषम ज्वर में कन्वर्ट हो जाता है। और निदान क्या हो सकते हैं, दिवा स्वप्न के कारण, दधि पिन्याक उड़द ग्राम्य आनूप मांस का सेवन के बाद, क्योंकि ये सारे के सारे कौन से भोजन है, गुरु भोजन है। और ये क्या करेंगे, शरीर में दोषों को प्रकोपित करेंगे और कफ को और ज़्यादा बढ़ा देंगे, प्लस अग्नि को मांद्य कर देंगे। तो क्या होगा, एक अग्नि मांद्य होते ही ज्वर उत्पन्न होगा कि नहीं होगा, होगा। दोष पाक होने पर कसाय रस का सेवन, कल भी अपनी बात हुई थी कि अगर शरीर में दोष है तो हमें कसाय रस का सेवन नहीं करना है, क्योंकि कसाय रस क्या करेगा, स्तंभन कर देगा, उन जो दोषों है उनको शरीर से बाहर नहीं निकलने देगा। तो शरीर में दोष पाक नहीं हुआ, यानी कि दोष बाहर नहीं निकले हैं,
फिर भी आपने कसाय रस का सेवन कर लिया तो भी क्या है, वो दोषों को उसी जगह रोक लेगा और ज्वर को उत्पन्न कर देगा। देवता का प्रकोप होने से, ग्रह की दृष्टि, ये देखो आगंतुक कारण आ गए ना सुश्रुत वाले, ये सारे आगंतुक कारण ही है, भूत प्रेत देवता वाले। और वमन, विवेचन, अनुवासन आदि के बाद अगर गुरु भोजन का सेवन किया जाए, आपने देखा होगा जब भी हम पंचकर्मा करवाते हैं तो हमेशा हम संसर्जन कर्म करवाते हैं, यानी कि लघु अन्न का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पंचकर्मा करवाने के बाद गुरु भोजन का सेवन करेगा तो पंचकर्म से भी अग्नि मांद्य होती है, प्लस गुरु भोजन करेगा तो उसकी अग्नि क्या हो जाएगी, एकदम मांद्य हो जाएगी और व्यक्ति जो है ज्वर से पीड़ित हो जाएगा। किसी को कुछ कहना है क्या? चलिए बात करते हैं। फिर नेक्स्ट है इसकी संप्राप्ति। अब संप्राप्ति बिल्कुल वही मान के चलिए जैसा पहले अपन ने पढ़ा था, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस आएगा। विषम ज्वर है, विषम ज्वर मोस्टली कब होता है कि किसी व्यक्ति को नॉर्मल फीवर हुआ पहले और फीवर के ठीक होने के बाद या ठीक होने से पहले ही उसने अगर निदानों का सेवन करना शुरू कर दिया तो दोष क्या रहते हैं, शरीर के अंदर ही रहते हैं, बाहर नहीं निकलते और फिर वापस से मिथ्या आहार विहार की वजह से वापस से प्रकोपित होंगे और व्यक्ति को क्या हो जाएगा, रोग या ज्वर हो जाएगा। तो सेम वही कारण रहेगा कि ज्वर मुक्त दोष। अब यदि व्यक्ति को ज्वर हुआ था, ज्वर से वो मुक्त हुआ ये, फिर भी उसने मिथ्या आहार विहार का प्रयोग किया। मिथ्या आहार विहार के प्रयोग से जो दोष धातुओं के अंदर जाके छुप गए थे, लीन हो गए थे, लीन दोष क्या होता है मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ पूरा टॉपिक डिटेल में। तो जो दोष लीन हो गए थे धातुओं में, उनका वापस से क्या हो जाएगा, इस मिथ्या आहार से प्रकोप हो जाएगा। किसी का माइक जो है अनम्यूट है उसको म्यूट कीजिए प्लीज, या किसी को कुछ कहना है क्या? ठीक है ना? तो ये जो दोष धातुओं के अंदर लीन हो गए थे उनका क्या हो जाएगा, वापस से इस मिथ्या आहार विहार की वजह से प्रकोप हो जाएगा। फिर जो दोष प्रकोप हुए हैं तो वापस से वही साइकिल शुरू हो जाएगी कि रस आदि धातुओं में दोष वापस जाएंगे, वही आमाशय में जाएंगे, रस आदि धातुओं को दूषित करेंगे, आम बनेगा, वही सारी चीजें वापस से फॉलो होगी जो मैंने आपको सामान्य ज्वर की संप्राप्ति में बताया था, वही से। ठीक है, दोषों के संचय होने की वजह से वापस से ज्वर आएगा और जो ज्वर होगा उसका आरंभ भी विषम होगा, क्रिया भी विषम होगी और काल भी उसका विषम होगा। जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया था वो वापस से वीडियो देख लें, हम इनकी बात यहाँ पे कर चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, विषम ज्वर की उत्पत्ति होगी। फिर बात करते हैं आगंतुक ज्वर। आगंतुक ज्वर कैसे होता है? आगंतुक अगर विषम ज्वर आपसे पूछा जाए तो कैसे होगा कि दोषों की वजह से जो विषम ज्वर हो रहा है, अगर उसके साथ साथ व्यक्ति को भूताभिषंग हो जाए, जैसे देवता का प्रकोप हो जाए या ग्रह की दृष्टि हो जाए, तो वो जो ज्वर होगा उसको हम आगंतुक विषम ज्वर कह सकते हैं। ऐसा आचार्य सुश्रुत ने बताया है, तो आपको अलग से कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं भी याद रहे तो चलेगा, केवल आपको ये बातें याद रखनी है। ठीक है, फिर बात करते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो हर बार या तो 2 मार्क्स में पूछा जाएगा या फिर मेन जो क्वेश्चन पुट ऑन होता है वो यहीं से होता है, वो है इसके भेद। क्वेश्चन क्या आएगा आपके एग्जाम में, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा विषम ज्वर के भेदों का नाम उल्लेखित करते हुए उनका विशेष रूप से वर्णन कीजिए तथा उसकी चिकित्सा बताइए। ऐसे करके आपसे 10 मार्क्स में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा और बहुत बार पूछा भी गया है, मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ है यहाँ से क्वेश्चन। तो टॉपिक ये इम्पोर्टेंट है, नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें, ध्यान से पढ़ें, कोई भी डाउट हो तो वापस पूछ सकते हो आप, लेकिन पढ़िएगा ज़रूर इसको। तो हम भेद की बात कर रहे थे, भेद जो है आचार्य चरक के अकॉर्डिंग पहले हम देखेंगे। इसके जो भेद है वो आपको नाम चरक और सुश्रुत दोनों के अकॉर्डिंग याद करना है, क्योंकि हो सकता है आपसे एग्जाम में सुश्रुत के अकॉर्डिंग भेद पूछ लिए जाए। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम चरक के भेद की बात करते हैं। तो आचार्य चरक ने विषम ज्वर के 5 भेद बताए हैं। कौन कौन से? सबको रटे हुए होंगे टिप्स पर, संतत, सतत, अन्य दुष्ट, तृतीयक और चतुर्थक। ये जो 5 भेद बताए हैं ये तो बताए हैं आचार्य चरक ने। जैसे ही आपको आगे टेक्स्ट बुक में च करके मिलेगा ना तो आपको समझ जाना है कि चरक लिखा हुआ है, सु करके मिलेगा तो आपको समझ जाना है सुश्रुत, क्योंकि आगे के सारे नोट्स में ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो फिर सर्जरी का हो या फिर केसी का हो। ठीक है, तो चरक के हो गए 5 भेद। फिर बात करते हैं हम सुश्रुत के, एक एक करके डिटेल में भी पढ़ेंगे। सुश्रुत ने कितने भेद बताए हैं विषम ज्वर के? 12 भेद बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं?
5 तो यही बताए हैं जो आचार्य चरक ने बताए थे, जो अभी हमने पढ़े हैं ना 5 संतत, सतत, अन्य दुष्ट, तृतीयक और चतुर्थक। 5 भेद तो यही बताए हैं। 7 भेद इन्होंने अलग से बताए हैं, उनको एक-एक करके हम देख लेते हैं। जैसे कि एक भेद अन्य दुष्ट है, तो एक तो उसका विपर्य हो गया, अन्य दुष्ट विपर्य। एक भेद है तृतीयक, तो एक उसका विपर्य हो गया। सारा पढ़ेंगे डिटेल में क्या होता है क्या नहीं होता। एक है चतुर्थक, तो एक उसका विपर्य होगा। तो टोटल कितने हो गए ये? 5 + 3 8 हो गए कि नहीं? संतत और सतत का विपर्य नहीं है, केवल लास्ट के जो 3 है ना, अन्य दुष्ट, तृतीयक और चतुर्थक, इन्हीं का विपर्य आपको मिलेगा। फिर एक्स्ट्रा जो 4 और बताए हैं वो कौन से हैं? एक है औपत्यक ज्वर, एक है मध्योत्य ज्वर, एक है प्रलेपक ज्वर और एक है वात बलासक। तो ये आपको नाम, पहले तो आपको नाम ही इनके अच्छे से याद करने हैं, एक बार में याद नहीं होंगे, एक दो बार रिवाइज करोगे याद हो जाएंगे। 4 एक्स्ट्रा कौन से हैं? देखो 5 तो वही है, 3 विपर्य कर दो, फिर 4 आपको याद करने हैं, मध्योच्च, प्रलेपक, औपत्यक और वात बलासक। इस तरीके से आचार्य सुश्रुत ने कितने टोटल भेद बताए विषम ज्वर के? 12। अब हम एक एक करके इन 12 को पढ़ेंगे, क्या क्या इनके अंदर होता है, क्या बात है, सारा डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं संतत ज्वर। संतत का मतलब क्या होता है? हिंदी में संतत का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस, जो बिना रुके लगातार आए वो होता है संतत। तो संतत में अब ये जितने भी हम ज्वर पढ़ेंगे तो आपको 2-3 बातें याद रखनी है। एक तो ये याद रखना है कि कौन से धातु का आश्रय लेके ज्वर हो रहा है, दूसरा ये याद रखना है कि कितने टाइम बाद रिपीट हो रहा है। क्लियर है? ये 2 बातें आपको नहीं भूलनी है, बाकी आप जो भी इतनी रामायण लिखी है वो नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, लेकिन ये 2 बातें आपको पता होनी चाहिए। तो संतत ज्वर में क्या है कि जो भी दोष बढ़े हुए रहते हैं, वात पित्त कफ जो भी हैं, वो कौन सी धातु में आश्रय लेके रहते हैं? रस धातु में। ठीक है, तो संतत में ज्वर ने कौन सी धातु का आश्रय लिया? रस धातु का, क्योंकि उत्पन्न ही वहीं से हो रहा है। तो बढ़े हुए दोष रसवाही स्रोतसों में फैलकर संपूर्ण शरीर में जकड़ाहट उत्पन्न करते हैं और सतत ज्वर को उत्पन्न करेंगे। सतत ज्वर, संतत ज्वर हम कहते किसको हैं? जो कंटिन्यूअस बना रहे, जो निरंतर बना रहे, उसको हम संतत ज्वर कहते हैं। फिर आपको वात पित्त कफ इन तीनों का अलग अलग टाइम ड्यूरेशन याद रखना है। जैसे हमने पहले जो पढ़ा था ना ज्वर, मैंने आपको शुरू कराया था, वहीं ये बात बता दी गई थी कि जो वातिक जितने भी ज्वर होते हैं वो या तो सन्निपातस के अंदर पढ़ा था हमने, या तो वो 7 दिन में ठीक हो जाता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी चलता है संकट के अंदर कि जो वातज संतत होगा वो 7 दिन में या तो ठीक हो जाएगा या मर जाएगा, पित्त वाला 10 दिन में, कफ वाला 12 दिन में। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं और आज वापस से रिपीट हो रहा है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। पहली बात है इसके अंदर कि रस धातु का आश्रय लेके रह रहे हैं, दूसरी बात है वात पित्त कफ के अकॉर्डिंग, और तीसरी इसकी डेफिनेशन कि जो कंटिन्यूअस बना रहे, जो निरंतर बना रहे, उसको हम क्या कहते हैं? संतत कहते हैं। फिर अगर आप और अच्छे से याद रखना चाहते हो तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो वातज संतत ज्वर है उसको हम कोरिलेट करते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फीवर से, पित्तज संतत है उसको हम टाइफाइड फीवर से कोरिलेट करते हैं, और जो कफज संतत है उसको निमोनिया फीवर से कोरिलेट करते हैं। एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन केवल अपनी नॉलेज के लिए आप ये याद रख सकते हो। फिर बात करें वही सेम आश्रय की, कि इसके आश्रय रहता ये ज्वर मेन कौन सी धातु में? रस में। लेकिन इसके 12 आश्रय होते हैं। इम्पोर्टेंट बात है, 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। संतत ज्वर के आश्रय का वर्णन कीजिए, 2 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कितने आश्रय होते हैं संतत ज्वर के? 12, यानी कि 12 जगह पर ये ज्वर रह सकता है। लेकिन अगर आपसे एक ही स्थान पूछा जाए तो केवल और केवल आपको रस धातु का ही नाम लेना है। ठीक है, तो 12 आश्रय कौन से हैं? 3 तो दोष, वात पित्त कफ, 7 धातु, मल और मूत्र। इस तरह करके कितने आश्रय होते हैं? टोटल 12 आश्रय, यानी कि इन 12 जगहों में 12 दिन तक जो फीवर रहेगा उसको हम क्या कहते हैं? संतत ज्वर कहते हैं। तो संतत ज्वर जो होता है वो 12 आश्रयों में 12 दिन, यानी कि एक एक करके, एक दिन वात के साथ रह लिया फिर ऐसे करके 12 दिन 12 आश्रयों में रहेगा। 12वें दिन या तो ठीक हो जाता है, 12 दिन में व्यक्ति या तो एकदम ठीक हो जाएगा, नहीं तो अगर उसको 13वें दिन वापस से बुखार आ गया ना,
तो फिर वो बुखार उसका लंबे टाइम तक चलेगा। किंतु 13वें दिन अगर पुनः प्रकट हो गया तो फिर दीर्घकाल तक बना रहेगा। तो इतना कुछ आपको मेन पॉइंट देखो अपने 3 ही हैं। एक तो 12 आश्रय याद रखिएगा, मेन कौन सा आश्रय, रस धातु, ये याद रखिएगा, और वात पित्त कफ के अकॉर्डिंग 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि ये जो ज्वर होता है वो कैसा होता है, निष्प्रत्यनीक होता है। निष्प्रत्यनीक का मतलब है कि सारी चीजें इसी के अकॉर्डिंग होती है संतत ज्वर में, इसीलिए इसका ट्रीटमेंट क्या है, थोड़ा कठिन है। निष्प्रत्यनीक से क्या समझते हो, जैसे कि मान लो जो है वातज ज्वर किसी व्यक्ति को हो रहा है, ठीक है, तो उसमें वात ज़्यादा प्रबल कब होती है, सायंकाल में होती है। तो मान लीजिए शाम के टाइम में उसको फीवर ज़्यादा आ रहा है, तो काल जो हो गया उसके अकॉर्डिंग हो गया। दूसरे वात का मेन स्थान क्या है, अस्थि है, तो मान लीजिए अस्थि में जा करके रह रहा है, आश्रय कौन सा बना लिया, अस्थि बना लिया। ठीक है, और व्यक्ति की प्रकृति भी उसकी वातज है, तो फिर क्या हो गया, निष्प्रत्यनीक हुआ, यानी कि सारी चीजें उसके अकॉर्डिंग है, वात को और ज्यादा बढ़ाने वाली हैं। इसीलिए संतत ज्वर की चिकित्सा क्या होती है, थोड़ी कठिन होती है। उसी तरीके से आप पित्त को समझ सकते हो कि व्यक्ति की प्रकृति भी पित्तज है, प्लस उसका दूष्य जो है पित्त के जो है रक्त है, वहां पे जाके रक्त धातु का आश्रय लेके हो रहा है ज्वर, और काल जो है जैसे मध्याह्न के टाइम पे या शरद ऋतु में हो रहा है, तो वो जो संतत ज्वर होगा उसकी चिकित्सा क्या हो जाएगी, कठिन। तो निष्प्रत्यनिक का मतलब क्या है, अपोजिट नहीं है, सेम है, काल दूष्य प्रकृति सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग है, जो जिस दोष का उसको ज्वर हो रहा है, इसलिए उसकी चिकित्सा क्या रहेगी, कठिन रहेगी। फिर सेकंड ज्वर आता है सतत ज्वर। सतत ज्वर का मतलब 2 बार आएगा, कि ज्वर दिन व रात में कुल 2 टाइम आता है, 2 बार आएगा, एक सुबह आ गया तो अब रात को आएगा, ऐसे करके मतलब 24 घंटे में, पूरे 24 घंटे में फीवर कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। दोष कुपित होकर कौन सी धातु का आश्रय लेके रहेगा, रक्त धातु में। यहाँ पे आश्रय कौन सी में, रस धातु। इसके तो और भी 12 आश्रय हैं, लेकिन आपसे एक पूछा जाएगा तो आपको कौन बताना है, रस धातु। उसी तरीके से सतत में आश्रय कौन है, रक्त धातु। काल दोष प्रकृति के, ये क्या होता है, सप्रत्यनीक होता है, यानी कि ये अपोजिट होगा। जैसे कि वातज ज्वर है तो काल उसका मध्याह्न में हो रहा है, ठीक है, और दूष्य जो है उसका कोई भी हो सकता है, वेद हो सकता है, क्योंकि मेद और वात एकदम अपोजिट हो गए। तो ये क्या होता है, सप्रत्यनीक होता है, तो इसीलिए ये घटता बढ़ता रहता है, लगातार नहीं आता। तो ये भी आप एक लॉजिक लगा सकते हो कि क्यों संतत ज्वर कंटिन्यू रहता है, क्योंकि वो निष्प्रत्यनिक है, सारी चीजें उसके अकॉर्डिंग है, वेग को और ज्यादा बढ़ाएंगी। और यहाँ पे सतत ज्वर में काल दोष प्रकृति क्या होती है, उसके विरोधी होती है, सप्रत्यनिक होती है, इसीलिए जो वेग होता है वो घटता बढ़ता रहता है। इसीलिए ज्वर 24 घंटे में केवल 2 बार आता है, ना कि कंटिन्यू रहता है। ठीक है, जीर्ण जो सतत ज्वर है, अगर किसी व्यक्ति को बहुत लंबे टाइम से सतत ज्वर रह रहा है तो उसको हमने काला आजार रोग, जो काला आजार जो फीवर होता है उससे कोरिलेट किया गया है। ये भी आपके सिलेबस में है, काला आजार प्रोग्राम आएंगे उसके अंदर आता है, ये बात करेंगे, ये तो लास्ट का टॉपिक है। फिर आता है अन्य दुष्ट ज्वर। अन्य दुष्ट ज्वर 24 घंटे में केवल एक बार आएगा, यानी कि दिन और रात में केवल एक बार ज्वर का वेग आता है, तो उसे हम अन्य दुष्ट ज्वर कहते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी बात पलट जाती है। आचार्य चरक जो है वो मांस को इन ज्वर का आश्रय नहीं मानते। ठीक है, यहाँ पे आचार्य चरक ने रस आश्रय बोल दिया, यहाँ पे रक्त के आश्रय बोल दिया, यहाँ पे वो डायरेक्ट मेद का आश्रय बोलते हैं। मांस आचार्य चरक ने बोला ही नहीं है, क्यों नहीं बोला नहीं पता, मेन उसका जो लॉजिक है वो कंफर्म नहीं है कि उन्होंने किस अकॉर्डिंग इसको माना, लेकिन ये बात आपको याद रखनी है। लेकिन आचार्य जो सुश्रुत हैं उन्होंने जो है अन्य दुष्ट को किसके आश्रित माना है, नाश आश्रित ही माना है। और ये भी क्या होता है, सप्रत्यनिक, यानी कि काल दोष प्रकृति इसके भी क्या होती है, विरोधी होती है। ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्य दुष्ट ज्वर का आश्रय अकॉर्डिंग टू चरक मेदाश्रित है, अकॉर्डिंग टू सुश्रुत मास आश्रित है। क्लियर। फिर आता है तृतीयक ज्वर। तृतीयक ज्वर जो एक दिन छोड़ के आए, जैसे कि मान लो आज फीवर आया, आज जो है 10 तारीख है, आज फीवर आया, तो अब जो फीवर आएगा उसको कल नहीं आएगा, मंडे के दिन नहीं आएगा, अब फीवर कब आएगा, ट्यूसडे को। आज संडे को फीवर आ चुका है, मंडे को नहीं आएगा, ट्यूसडे को आएगा। अगर एक दिन छोड़कर जो फीवर आ रहा है, यानी कि तीसरे दिन जो फीवर रिपीट हो रहा है, उसको हम तृतीयक ज्वर कहते हैं। तृतीयक ज्वर का आश्रय अब
जो सुश्रुत है उसका तो उसी अकॉर्डिंग चल रहा है, सुश्रुत ने यहाँ रस बोल दिया, यहाँ रक्त बोल दिया, यहाँ मांस बोल दिया, यहाँ मेद आ जाएगा। देखिए ये आ गया सुश्रुत के अकॉर्डिंग मेद आश्रित। लेकिन चरक ने मांस तो माना नहीं, यहाँ पे मेद बोला, तो मेद की अगली धातु अस्थि और मज्जा, याद रखना है। तृतीयक ज्वर अकॉर्डिंग टू चरक अस्थि और मज्जा दोनों धातु के आश्रित होता है, लेकिन आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग ओनली मेद आश्रित होता है। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखनी है। फिर है इसके भेद। यहाँ से जो भेद है ना इसके, यहाँ से क्वेश्चन एआईए पीजीटी में पूछा जाता है। 3 प्रकार का होता है ये तृतीयक ज्वर। कौन कौन सा? एक तो होता है वात पित्त, एक होता है पित्त कफज और एक होता है वात कफज। ठीक है, 3 भेद इसके होते हैं। अब 3 भेद में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि वात पित्त के द्वारा होने वाला तृतीयक ज्वर कहाँ से शुरू होता है? तो ये होता है सिर से शुरू। अब आपको याद कैसे रहेगा? देखिए आपके पास 3 दोष हैं, वात पित्त कफ, उनके द्वंद्व बना लिया आपने। एक तो बना लिया वात पित्त, एक बनाया आपने पित्त कफ और एक तीसरा बना वात कफ। तो आपको ट्रिक याद रखनी है जो बता रही हूँ, लिख लेना इसको अलग से। वीपी सर खाती है, वीपी सर खाती है, दिमाग खाती है मतलब सर खाती है। तो वीपी कहाँ ग्राही होगा? शिरोग्राही। वात पित्त जो ज्वर होगा वो कैसा होगा? शिरोग्राही। फिर आता है पित्त कफ वाला। पित्त कफ के लिए आपको ट्रिक याद रखनी है, त्रिकपी, त्रिकपी। ठीक है, त्रिकपी से त्रि से आ जाएगा त्रिक प्रदेश और कपी से आ जाएगा के से कफ और पी से पित्त। समझ में आ रहा है ना? तो ये जो पित्त कफज जो ज्वर है वो कहाँ से शुरू होता है? पित्त कफ तृतीय ज्वर कहाँ से शुरू होगा? त्रिक प्रदेश से शुरू होगा। फिर बचा आपके पास एक वात पित्त, वात कफज। तो इसको आप याद रख लेना, ये पृष्ठग्राही है। तो अभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन एग्जाम में सब साफ हो जाता है। मतलब कंफ्यूजन हो जाता है, सब साफ होने का मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ा हुआ सब भूल जाओगे, मतलब कंफ्यूज हो जाओगे आप, इतना ज़्यादा पढ़ लोगे। इसीलिए आपको ये ट्रिक याद रखनी है। वीपी के लिए तो वीपी सर खाती है, पीके के लिए त्रिकपी याद रखना है, फिर एक वात कफ वाला बचेगा, उसके लिए प्रस्थग्रह याद रखना है। ट्रिक आ गई समझ में या वापस रिपीट करूं? समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, अगर किसी का मिस हो रहा हो फिर बता देना, मैं लिख के वापस भेज दूंगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो तृतीयक ज्वर है इसके 3 भेद याद रखने हैं, इम्पोर्टेंट हैं। अगर अभी नहीं पूछे जाएंगे आपसे तो ये एंट्रेंस में ये बहुत जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आता है चतुर्थक ज्वर। चतुर्थक ज्वर जो है अब 2 दिन छोड़ के आएगा, जैसे आज संडे को आ गया तो मंडे ट्यूसडे नहीं आएगा, बुधवार को आएगा। तो 2 दिन के अंतराल से जो ज्वर आता है, यानी कि प्रति चौथे दिन आने वाला जो फीवर होता है वो चतुर्थक होगा। अब धातु भी देखो, आश्रय भी नेक्स्ट लेके चलो, जैसे सुश्रुत ने यहाँ मेद बोल दिया तो यहाँ वो मज्जा बोल देगा, और चरक का वही चलेगा, अब अस्थि मज्जा ही चलेगा। ठीक है, शुक्र तक आश्रय किसी ने नहीं माना है, अस्थि मज्जा ही चलेगा। तो चरक का जो तृतीयक और चतुर्थक ज्वर है दोनों का आश्रय सेम ही होता है, अस्थि मज्जा। लेकिन अगर फिर भी आपसे एक ही आंसर पूछा जाए, ध्यान से सुनना, एक ही आंसर पूछा जाए कि चरक के अकॉर्डिंग तृतीयक ज्वर का आश्रय बताओ, और केवल आपको 2 ऑप्शन नहीं है, केवल एक ही बताना है, तो यहाँ पे तो आप अस्थि बताओगे और यहाँ आप मज्जा बताओगे। ठीक है ना? फिर आपको दोनों नहीं बताने हैं, लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं है आपके सामने, आपको जो सही है वही बताना है, तो फिर दोनों का आश्रय अस्थि मज्जा ही आपको बोलना है। ये भी 2 प्रकार का होता है चतुर्थक ज्वर। तृतीयक के भेद 3 थे, चतुर्थक के भेद 2 हैं। कौन कौन से? वातोल्लवण चतुर्थक और कफोल्लवण, इसका पित्तज भेद नहीं होता। ठीक है, तो वातोल्लवण, वातोल्लवण में क्या होगा? सिर जो है सर में पीड़ा करके उत्पन्न होगा। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, अगर आपको सटीक आंसर नहीं पता है तो एग्जाम में यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है वातोल्लवण और कफोल्लवण में। क्यों? क्योंकि वात का जनरली हम स्थान शरीर में नीचे मानते हैं, सिर में थोड़ी है स्थान वात का। मेनली हम नीचे के स्थानों में वात की बात करते हैं कि भाई पक्वाशय से नीचे सारे वात के स्थान होंगे, लेकिन ये आपको अपोजिट याद रखना है। ठीक है, आपको नहीं पता हो, आपके सामने मैचिंग वाले ऑप्शन दिए जाएं कि वातोल्लवण है, कफोल्लवण है, यहाँ आपके पास ऑप्शन है सिर और यहाँ आपके पास ऑप्शन है जंगा, तो आप मुझे पक्का पता है आपको नहीं पता है सटीक आंसर, तो आप जो है
कफ को तो सर में करके आओगे, वात को जंघा में करके आओगे, लेकिन ये गलत है। इसमें अपोजिट होगा, वायु ऊपर की ओर उठ जाती है इसीलिए सर में पीड़ा करेगी, और कफ जो है वो नीचे की तरफ आके रहने लगेगा इसीलिए जंघा में पीड़ा करेगा। यहाँ पे थोड़ा अपोजिट है, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो वातुल लवण चतुर्थक में तो सिर में पीड़ा ज्यादा होती है और कफोल लवण में जंघा में पीड़ा होती है। फिर ये तो हमने पढ़े पांचों के पांचों अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, ये भेद बताए थे उन्होंने, हमने पढ़ लिया। लेकिन केवल ये चरक का ही नहीं पढ़ा है हमने, सुश्रुत भी साथ में कवर किया है, केवल आश्रय तो बदला है दोनों का, तो वो भी साथ में हो गया आपका। अब हम बात कर रहे हैं चतुर्थक विपर्य, जो कि आचार्य सुश्रुत ने बताया था। चतुर्थक विपर्य का मतलब क्या होता है? चतुर्थक के विपरीत। चतुर्थक ज्वर कैसे आ रहा था कि आज आ गया, बीच के 2 दिन नहीं आएगा, फिर 4th डे आएगा, चौथे दिन आएगा। ये उसके अपोजिट है। कैसे? कि जैसे आज फीवर आने वाला था चतुर्थक में और बीच के ये 2 दिन नहीं आया और इस दिन आएगा, तो यहाँ पे उल्टा होगा क्या कि चतुर्थक का जो विपर्य है उसमें आज फीवर नहीं आएगा और जो लास्ट का 4th डे है उस दिन नहीं आएगा, बीच के 2 दिन फीवर आएगा इस व्यक्ति को। ठीक है, तो इसमें ज्वर जो होता है मध्य के 2 दिन आता है, 2 दिन से पहले व बाद में ज्वर नहीं आता है। क्लियर है? जो चतुर्थक विपर्य में हम पढ़ रहे थे ना कि बीच के 2 दिन, चतुर्थक में हमने पढ़ा था कि बीच के 2 दिन फीवर नहीं आता, और विपर्य में बीच के 2 दिन ही आएगा, अगले बगले दिन नहीं आएगा। फिर आता है प्रलेपक ज्वर। इसी तरीके से तृतीयक का विपर्य होगा। ठीक है ना? तृतीयक के विपर्य में हमने क्या पढ़ा था, एक दिन छोड़ के आ रहा था, तो जो दिन छोड़ा था उसी दिन आएगा, इसलिए वो यहाँ पे लिखा नहीं है, उसको आप मेंशन कर लेना और कोई पूछेगा भी नहीं। फिर पढ़ते हैं प्रलेपक ज्वर। 2 मार्क्स में बहुत बार पूछा जाता है प्रलेपक ज्वर। क्या होता है प्रलेपक ज्वर? संधियों को विशेष रूप से ये प्रभावित करता है, मंद वेग वाला होता है तथा रोगी को ठंड लगती है। जो प्रलेपक ज्वर जो होता है मेनली कौन से पेशेंट में आपको देखने को मिलता है? जो राजक्षमा वाले पेशेंट होते हैं ना, ट्यूबरक्लोसिस वाले, उनके अंदर जो फीवर आता है वो होता है प्रलेपक ज्वर। उनको सेम चीज होता है, जॉइंट पेन बहुत ज्यादा होता है, फीवर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर वाला नहीं होगा लेकिन फीवर रहता है और रोगी को क्या लगती है? ठंड लगती है। उस ज्वर को हम प्रलेपक ज्वर कहते हैं। प्रलेपक में लेप जैसा फील होता है। लेप क्यों होगा? कि पसीने से लिपटा हुआ सा लथपथ सा फील होता है, इसीलिए इसको प्रलेपक नाम दिया गया कि इसमें जो व्यक्ति का है या रोगी है उसका शरीर जो है वो श्वेद से लिप्त फील होता है। ठीक है, स्तनित्य वाली कंडीशन रहती है इसमें, इसीलिए इसका नाम प्रलेपक दिया गया और शरीर में क्या रहती है? गुरुता रहती है। तो ये याद रखना आपको, 2 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है। फिर आता है वात वलासक ज्वर। ये वात कफ के प्रकोप से उत्पन्न होगा। इसमें अब वात और कफ है, शोथ उत्पन्न करने में, इन्फ्लामेशन उत्पन्न करने में इन्हीं दोनों का मेन हाथ होता है। तो इसमें मुख्य रूप से देखिए, ये तो नाम ही बता रहा है कि इसमें कौन से दोष होंगे। वात तो इंडिकेट कर ही रही है, और ब्लास किसका पर्याय होता है? कफ का। तो दोष कौन से होंगे? वात कफ होंगे। इसमें मेनली क्या होता है? इन्फ्लामेशन होता है, और इन्फ्लामेशन होता कहाँ है? हाथ पैरों में। पहले शुरू कहाँ से होगा? हाथ पैरों में इन्फ्लामेशन होगा, फिर उसके बाद उसका जो ट्रंक वाला रीजन है, कोस्ट वाला रीजन है, उसमें होता है, और उसके बाद धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाता है। तो इन्फ्लामेशन की शुरुआत वात वलासक ज्वर में हाथ पैरों से होती है, फिर मध्य शरीर में होगा और उसके बाद पूरे शरीर में फैल जाएगा। फिर आपसे अगर पूरा कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में। विपर्य ज्वरों के अधिष्ठान बताइए। तो अन्य दुष्ट हमने पढ़ा था। ठीक है, अन्य दुष्ट हमने पढ़ा था, यहाँ पे अभी पढ़ा हमने अन्य दुष्ट कि दिन और रात में केवल एक बार आ रहा है और उनके आश्रय पढ़ लिए। लेकिन अन्य दुष्ट का जो विपर्य होगा उसके मेन अधिष्ठान कहाँ होते हैं, कहाँ से ये उत्पन्न होता है? तो आमाशय और हृदय से। अब ये आमाशय हृदय आपको हमेशा याद रखने हैं। अन्य दुष्ट विपर्य में आमाशय हृदय अधिष्ठान रहता है। तृतीयक विपर्य में एक और ऐड कर दो, कंठ भी आ जाएगा। चतुर्थक में 4 आ जाएंगे। देखो, तृतीयक में 3 अधिष्ठान, चतुर्थक में 4 अधिष्ठान। तो चतुर्थक में 4 कौन से होंगे? 3 तो यही हो जाएंगे, आमाशय, हृदय और कंठ। चौथा एक स्वर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा सीक्वेंस। शुरुआत आपको अन्य दुष्ट से ही करनी है। अन्य दुष्ट जो होगा, 2 स्थान आपको हमेशा याद रखने हैं, आमाशय और हृदय, क्योंकि ये दोनों में ऐड होंगे। तृतीयक में एक कंठ ऐड हो जाएगा, चतुर्थक में इन 3 के साथ साथ एक सिर भी ऐड हो जाएगा। क्लियर है? फिर आता है संतत दुख साध्य वैद्य। जितने भी हमने अभी ज्वर पढ़े हैं
स्पेशली वो 5 संतत सतत ऐसे करके। तो मैंने आपको बताया था कि संतत जो होता है वो निष्प्रत्यनिक होता है, इसलिए इसकी चिकित्सा कठिन है। तो जो संतत ज्वर होता है वही दुख साध्य है या कृष्ण साध्य, बाकी के सारे ज्वर कैसे हैं, साध्य हैं, क्योंकि बाकी सारे कैसे थे, सप्रत्यनिक थे। काल दूष्य प्रकृति सब कैसी थी, अपोजिट थी, तो ज्यादा उसको पेनफुल नहीं था। इसलिए आपको याद रखना है कि जो संतत ज्वर है वही दुख साध्य है, बाकी सारे कैसे हैं, साध्य हैं। तो ये जो है इम्पोर्टेंट था अभी तक हमने जो भी पढ़ा मैटर। अब हम इसकी पढ़ेंगे चिकित्सा। ठीक है, थोड़ी देर का टॉपिक और है, चिकित्सा शुरू करते हैं। तो विषम ज्वर का चिकित्सा सूत्र क्या है, कोई इसका कोटेशन तो है नहीं स्पेशली, लेकिन फिर भी अगर आप याद करना चाहो, अगर जिनको मन है उनका बात कर रही हूँ मैं, वरना कंपलसरी नहीं है, मत करना इसका कोटेशन याद। ये वाला जो कोटेशन है आप याद कर सकते हो, बाकी जरूरत नहीं है, ठीक है। हिंदी याद कीजिएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, भूल जाओगे आप। तो क्या है इसका जो चिकित्सा सूत्र, कि तृतीयक और चतुर्थक ज्वर को तो साधारण कर्म नष्ट करता है, और जो अगर आगंतुक विषम ज्वर है, जो हमने अभी पढ़ा था कि सुश्रुत ने बताया है, उसमें आपको पहले अनुबंध की चिकित्सा करनी है। तो ये फालतू का चिकित्सा सूत्र है, इसका कुछ क्लियर नहीं होता है इससे। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जितने भी विषम ज्वर हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, त्रिदोषज होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको सभी विषम ज्वर के अंदर कौन सी चिकित्सा करानी है, त्रिदोषनाशक चिकित्सा। लेकिन उनमें भी कोई एक बढ़ा हुआ होता है कि या तो वात बड़ी होगी या फिर या कफ बढ़ा हुआ होगा, तो उसमें भी आपको दोष की डोमिनेंसी को देख करके चिकित्सा करानी है। मान लीजिए वात प्रधान विषम ज्वर है, तो उसके अंदर आप क्या करवाओगे, वायु के शमन के लिए घृतपान करवाओगे, बस्ती दोगे, अनवासन हो चाहे निरोग हो, और स्निग्ध और उष्ण द्रव्यों का प्रयोग कराओगे, जिससे क्या होगा, वात का शमन होगा। इसी तरीके से पित्त प्रधान में पित्त वाली चिकित्सा कराइए, कि पहले हम क्या दे देते हैं उसको, विरेचन दे देते हैं, औसत सिद्ध क्षीर दे देते हैं, और तिक्त शीत घृत, यानी कि जितनी भी पित्त शामक चिकित्सा होती है वो आप इसके अंदर करा सकते हो। फिर आता है नेक्स्ट कफ प्रधान, उसमें कफ शामक आपको चिकित्सा मेनली ध्यान में लेते हुए चलनी है, कि पाचन रूक्ष अन्नपान का प्रयोग करना है, लंघन और उष्ण द्रव्यों का प्रयोग करना है, यानी कि ऐसे जितने भी कर्म, वमन भी आप यहाँ पे करा सकते हो, ऐसे जितने कर्म जिनसे क्या हो, कफ का शमन हो, वो सारे के सारे आपको कर्म यहाँ पे कराने हैं। लेकिन बस क्या है, प्रधान दोष को याद में रख के कराना है, बाकी पूरी की पूरी चिकित्सा कैसी चलेगी यहाँ पे, त्रिदोष नाशक ही चलेगी। फिर जो तृतीयक और जो चतुर्थक ज्वर होते हैं उसमें हम मेनली युक्ति व्यपाश्य और देव व्यपाश्य चिकित्सा का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखनी है बात, जो तृतीयक और चतुर्थक ज्वर में युक्ति व्यपाश्य और देव व्यपाश्य चिकित्सा का आपको प्रयोग करना है। फिर हम मेन इसका जो चिकित्सा है वो शुरू करते हैं, कि जैसे देखो, अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताती हूँ, कि जैसे ही आपसे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी टॉपिक हो, उसकी चिकित्सा पूछी जाए, तो आपको पैटर्न क्या लिखना है। जैसे आप चिकित्सा लिख रहे हो, किसी भी पांडु की लिख रहे हो, अतिसार की, रक्तपित्त की, गुल्म की, किसी की भी, तो आपको शुरुआत कैसे करनी है, पहले आपको उसकी संशोधन चिकित्सा लिखनी है। पैटर्न मैं आज बता रही हूँ, डेली नहीं बताऊंगी, इसलिए ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले आप उसका, मान लो आपने चिकित्सा सूत्र तो लिख दिया, जो भी आपको याद था हिंदी में या कोटेशन वो लिख दिया। फिर आप चिकित्सा लिखना शुरू करोगे, तो आपको लिखना है पहले उसकी संशोधन चिकित्सा, चाहे आप उसमें वमन करा रहे हो, बस्ती करा रहे हो, स्वेदन करा रहे हो, जो भी कर्म करा रहे हो वो आपको मेंशन करना है। फिर आपको लिखनी है उसकी संशमन चिकित्सा। संशमन चिकित्सा लिखने का पैटर्न क्या है, कल भी बात हुई थी, पहले रस लिखो, फिर उसके आपको वटी चूर्ण जो भी पता है वो लिखो, फिर क्वाथ आसव जो भी पता है वो लिखो, फिर घृत पता है वो लिखो, और भी जितनी भी चीजें योग वगैरह आपको आते हैं वो लिख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे शोधन और शमन चिकित्सा लिखने के बाद फिर आपको क्या लिखना है, उसका व्यवस्था पत्र। ठीक है, ये पैटर्न आपको पूरी केसी में फॉलो करना है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आप ऐसे ही बिना किसी पैटर्न के याद करने लगोगे तो आप सारी चीज़ें भूल जाओगे। इसीलिए पैटर्न आपको याद रखना है। सारी की सारी डिजीज में नोट्स के अंदर यही पैटर्न लिखा गया है, वही आपको फॉलो करना है, अगर जो है आपको चीज़ें लंबे टाइम तक याद रखनी है तो। ठीक है, तो संशोधन चिकित्सा की बात करते हैं, कि अगर वातज विषम ज्वर है तो वात के लिए जो संशोधन कर्म करवाते हैं वही करवाइए, कि निरु अनुवासन बस्ती दे दी, और वातनाशक औषध स्निग्ध उष्ण आहार विहार दे दिया।
फिर पित्तज विषम ज्वर के लिए पित्त शामक में क्या करवाते हैं, बहुत ईजी है ये तो, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ये आप अपने आप लिख सकते हो, बहुत ईजी है ये तो। क्या है, विरेचन कर्म करवा सकते हो, घृत तिक्त शीत औषध का प्रयोग कर सकते हो, कफ के लिए वमन कर्म करवा सकते हो, षटफल घृत पिला करके उसको वमन करा सकते हो, बाकी कफ के लिए लंगन कषाय रूक्ष औषध। तो ये तो देखो हर में सेम रहेगा, जितने भी रोग पढ़ोगे ना ये चीजें, वातज पित्तज कफज, क्योंकि अलग थोड़ी करवाओगे, वातज में वमन थोड़ी करवाओगे, बस्ती ही दोगे, पित्त में विरेचन ही दोगे, तो ये तो सब में सेम रहेगा, इसमें आपको अलग अलग पढ़ने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं। फिर आती है शमन चिकित्सा। शमन चिकित्सा में रस जो है कौन कौन सा दे सकते हो, विषम ज्वरांतक लौ दे सकते हो, जितने भी आपको याद हो, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आपको जिस इसमें से जितना भी याद हो उतना याद कीजिएगा, लेकिन ये आपको रटना ही पड़ेगा, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। तो विषम ज्वरांतक लौ है, सर्व ज्वर लौ है, महाज्वरांकुश रस है, वटी में जैसे आप शक्तपर्ण घन वटी दे सकते हो, जरग्नि वटी है, करंजादी वटी है, जो भी आपको नाम याद हो। चूर्ण में सुदर्शन चूर्ण है, पिपली चूर्ण है। अब देखो इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे, इम्पोर्टेंट है ये 4 चीजें, ये आपको लेकिन अच्छे से पता होना चाहिए। विषम ज्वर का 2 मार्क्स में पूछा जाता है कि सभी प्रकार के विषम ज्वरों में यूज किए जाने वाले क्वाथों के नाम बताइए। तो संतत ज्वर में हम कौन सा क्वाथ देते हैं, कलिंगादि क्वाथ। शतक में हम पटोलादि क्वाथ देते हैं, ठीक है। और अन्य दुष्ट में हम निम्बादि क्वाथ देते हैं, और तृतीयक में हम किरातिकतादि देते हैं, और चतुर्थक में हम गुरुत्वादि क्वाथ देते हैं। अब इसको आप याद रख सकते हो, एक ट्रिक है, कंपनी की गुरुचि, कंपनी की गुरुचि, ठीक है। सुनना वापस से, सतत ज्वर में क से हो गया कलिंगादि, संतत में क से हो गया कलिंगादि, सतत में प से पटोलादि, अन्य दुष्ट में न से नी से निम्बादि, फिर तृतीयक में की से किरातिकादि, और चतुर्थक में गुरुचि। ये इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो, कंपनी की गुरुचि, वापस बोल रही हूँ, कंपनी की गुरुचि ट्रिक है किसकी, जो भी विषम ज्वर है उनमें क्वाथ का नाम याद करने की, ठीक है। फिर घृत की बात करें तो पटोलादि घृत, पंचकोल घृत, पिपल्यादि, जो भी आपको चरक चिकित्सा ज्वर अध्याय से जितने भी घृत याद हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। वर्धमान पिपली रसायन का प्रयोग कर सकते हैं। फिर आता है इसके अंदर व्यवस्था पत्र। व्यवस्था पत्र का मैंने कल भी आपको पैटर्न बताया था कि आपको कैसे लिखना है। पहले तो आपको सारे रस औषधियाँ लिखनी है जो कि हमें खाली पेट देनी होती है प्रातः और सांझ, ठीक है। जितनी भी रस औषधियाँ होती हैं उनकी क्वांटिटी या तो 125 mg होती है या फिर 250 mg होती है, ठीक है। उसके बाद आप अलग से कोई पिस्ती या भस्म दे रहे हो वो 500 mg जा सकता है। फिर उसके बाद आपको चूर्ण या कोई भी आशावरिष्ठ दोगे तो वो खाने के बाद लिखना होता है, जैसे भोजन के बाद अमृतारिष्ट दे दिया। कोई भी चूर्ण लिख रहे हैं तो उसको भी 1:2 करके लिख दीजिए, फिर उसका पथ्य पथ्य लिख दीजिए। तो ये जो पैटर्न रहता है वो रहता है व्यवस्था पत्र का या चिकित्सा पत्र का। तो प्रातः सायं आप कौन सा योग बना के दे सकते हो इसमें। अब ऐसा नहीं है कि आपको यही योग एग्जाम में लिखना है, इनमें से आप कोई भी नाम उठाइए जो आपको याद हो रहे हैं उनको मेंशन करिए, अपना एक अलग से व्यवस्था पत्र बताइए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ लिखा गया है यही आपको याद होना चाहिए, अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको एग्जाम में याद आ रहा है, लेकिन पैटर्न वही रखना कि एक तो प्रातः सायं के लिए आपने योग बनाया, एक भोजन के बाद आपने योग बनाया, एक कोई बीच में चूर्ण दे दिया और उसका पथ्य पथ्य लिख दिया। क्लियर है। तो इसमें पथ्य क्या रहेगा, वही गेहूँ, चना, करेला, पपीता यही देना होता है ज्वर में तो। और अपथ्य में सारा गुरु, तीक्ष्ण, उड़द, आलू, मांस वगैरह ये सारा आ जाएगा। फिर देखिए यही वही क्वाथ का हुआ है, ठीक है। तो ये जो था आपका विषम ज्वर कंप्लीट होता है। अभी क्लास वापस से एंड होने वाली है, आप वापस से रिज्वाइन कीजिए।